हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो इस करंट फोर्स वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, देख भी रहे हैं आप। और शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन फिर से कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा मैराथन वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अगर आगे सामने कोई एग्जामिनेशन है तो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और उसके पीडीएफ भी अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को कितनी भाषाओं में संविधान का अनुवादित डिजिटल संस्करण जारी किया है? क्या होगा सर इसका? 9 भाषाओं में। और कौन कौन सी 9 भाषाएं हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो टोटल 9 भाषाएं हैं वो ये रही। कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक तो है मलयालम, ठीक है। दूसरी है मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और है असमिया। इन सब भाषाओं में डिजिटल संस्करण संविधान का जारी किया गया है, अनुवादित संस्करण है। और आपको पता है कि संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। उसी के दौरान ये लॉन्च की गई है। कहाँ पर? संसद भवन में, जो पुराना संसद भवन है वहाँ पर। ठीक है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था सेंट्रल हॉल में, उसी में ये किया गया। ठीक है, तो जो मूल जो संविधान है भारत का, वो उसकी ड्राफ्टिंग अंग्रेजी में की गई थी। और इसे हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर कैलीग्राफी से लिखा था। तो संविधान की जो अधिकृत हिंदी संस्करण है वो बाद में तैयार किया गया था। और हिंदी संस्करण जो आया उसमें कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी उसकी। ठीक है, और बहुत ही सुंदर कलात्मक रूप से उसमें लिखा गया था। तो इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कही। जो प्रोग्राम हुआ, मेन आयोजन हुआ उसमें, कि औपनिवेशिक मानसिकता से बचने के लिए ये जो संविधान है वो मार्गदर्शक दस्तावेज है। भारत विश्व में विकास ही का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था। ठीक है, कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। हालांकि यह संविधान लागू कब हुआ भारत में? 26 जनवरी 1950 को, जब हम जिस दिन यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस। तो ये 2015 से 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया था, स्वीकार कर लिया था, उसी दिन को घोषित कर दिया गया था संविधान दिवस के तौर पर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार और याद रख लीजिएगा ये भाषाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। उसके अनुसार भारत का, या भारत में जो है ना मीथेन उत्सर्जन होता है, तो भारत किस स्थान पर है? ये प्रश्न यहाँ पर ये हो। आंसर क्या होगा? तीसरा। चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है ना वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, मीथेन का उत्सर्जक देश। मुख्य स्रोत जो है भारत में वो एग्रीकल्चर है और ख़ास तौर पर पशुधन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, तो एक तो यूएनईपी है यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है सीसीएक्यू यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। उसकी ओर से ये जारी किया गया है 17 नवंबर को। कहाँ पर? जो कोप 30 जो सम्मेलन चल रहा था ना बेलेम, ब्राज़ील में, वहीं पर उसी के दौरान ये रिपोर्ट जारी की गया। और इसमें डेटा कब से कब तक है? 2018 से 2022 तक का डेटा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है उसका और डिटेल में जो टॉप 5 या 6 देश हैं उसकी देखिए। चाइना सबसे ज़्यादा है, और दुनिया में जो मीथेन उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कई वजहों से, तो उनमें 17%, 17% वो चीन जिम्मेदार है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यानी यूएसए, 8.6% है। और फिर इंडिया का स्थान है 8.3%। ठीक है, फिर ब्राज़ील है, उसके बाद फिर रशिया है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन है, इंडोनेशिया है। यूरोपीय यूनियन को पूरे एक साथ कवर कर दिया है उसने।
ठीक है, तो उसमें ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसमें भारत का आप देख रहे हैं। ठीक है, भारत की अगर आप डेटा देख रहे हैं तो ये 12% किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो पशुओं की तरफ से जो मीथेन का उत्पादन हो रहा है उसकी वजह से। दरअसल क्या है, बताया गया है रिपोर्ट में कि पशुओं के पाचन क्रिया यानी आंतों में जो चीज़ चल रही होती है उसके दौरान मीथेन गैस बनती है जो बाद में गोबर और डकार के माध्यम से बाहर निकलती है। मीथेन जो है ना वो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और तापमान वृद्धि में करीब 1/3 के लिए जिम्मेदार होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन को भी कम करना है, उत्सर्जन कम करना है, ये भी टारगेट में है। तो अब एग्रीकल्चर में ये हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाएगा, इसको तो कम फिलहाल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाकी सेक्टर में जैसे वेस्ट है यानी अपशिष्ट है कचरे से, उससे जो निकल रहा है 6.9% उसको कम किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल उसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है फॉसिल फ्यूल से जो मीथेन का, तो उसको कम किया जा सकता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण डेटा जो है ना वो जारी किया गया है, तो इसलिए ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था पूरा डेटा। ठीक है, अब इसमें एक और मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं कि भारत ने 2020 में लगभग 31 मैट्रिक टन मीथेन उत्सर्जित किया था। 2020 में कितना, 31 मैट्रिक टन। ओके, तो ये और भारत तीसरे स्थान पर है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। डेविस कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा इटली। इटली ने स्पेन को हराकर ये खिताब जो है ना जीत लिया है और चौथा डेविस कप है। ठीक है, चौथा डेविस कप ये जीत लिया है उसने और लगातार तीसरा ये डेविस कप कहा जाएगा जीत में अगर इटली का देखेंगे तो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 27 नवंबर को। ये हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि अंगदान को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, अंगदान को प्रोत्साहित किया जाए। लोग जो हैं वो हृदय यानी हार्ट, लिवर, किडनी, आंत, फेफड़े आदि दान कर सकते हैं। आँख भी दान कर सकते हैं और बाकी चीज़ भी दान कर सकते हैं। तो ये जो दान है वो मृत्यु उपरांत होता है। ठीक है, हालांकि किडनी दान दिया जा सकता है जीवित रह के भी, लेकिन वो क्लोज रिलेशन में होना चाहिए, उसी को दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं शानदार ढंग से तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में उसका जो ऐप है ना, शार्प लर्निंग नाम है उसका। क्या है? शार्प लर्निंग। उसी के ज़रिए तो मेंबरशिप प्लान दो तरह का है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। तो उसमें आपको पिछले साल का भी कंटेंट मिल जाएगा, इस साल का भी, और अगले 1 साल तक अपडेट भी मिलता रहेगा। PDF है, टेस्ट है, वीडियो है, सब कुछ है। ओके, PDF कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और टेस्ट भी इस तरह का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, और वो गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ज़रिए। व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो आप क्लिक करके और हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों को दी है? तो आंसर क्या होगा इसका? भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 को होगा। ओके, इसमें भारत के 5 और श्रीलंका के 2 शहर शामिल हैं। फाइनल मैच वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो कई अलग अलग शहरों में ये आयोजन होंगे, दिल्ली में भी होंगे, और तो ये आयोजन होना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? इस तरह के सवाल होते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बनाया गया है, भारत के पूर्व कप्तान हैं, और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उनको एम्बेसडर बनाया गया है पूरे टूर्नामेंट का। ओके, और आपको पता होगा कि रोहित शर्मा ने 2024 में यानी पिछला जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप था उसमें भारतीय टीम की कप्तानी की थी और चैंपियन रहा था भारत।
और उसके बाद उन्होंने यानी रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप से या T20 के जो वो प्रारूप है उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG 2025 उसका 5वां संस्करण, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है या उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर होगा जयपुर, राजस्थान। ठीक है, तो भव्य आयोजन ये किया गया राजस्थान में, जयपुर में मुख्य तौर पर आयोजन हुआ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और इसमें देश के 5,000 खिलाड़ी सहित 7,000 से अधिक जो प्रतिभागी हैं वो शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे गेम्स हैं वो आयोजन होंगे, स्पोर्ट्स जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल हो गया और तीरंदाजी, शूटिंग, बहुत सारे गेम्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अलग अलग शहरों में भी ये आयोजन हो रहा है। उद्घाटन तो जयपुर में हुआ है और बहुत सारे कार्यक्रम जयपुर में होंगे। इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, इन सब जगहों पर आयोजन होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ये गेम्स ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले जो आयोजन हुआ था वो फर्स्ट जो हुआ था वो 2020 में हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। दूसरा हुआ था 2022 में बेंगलुरु, कर्नाटक में। तीसरा आयोजन हुआ था 2023 में उत्तर प्रदेश में। चौथा 2024 में ये पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोजन किए गए थे। और ये 5वां जो है ना वो राजस्थान में ही आयोजित किया गया है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आयोजन होगा। ठीक है, तो इसके जो विजेता होंगे फाइनली 5 दिसंबर या 6 दिसंबर को मैं पूरा डिटेल भी बना दूंगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इस जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 2025 उसका शुभंकर क्या है? आंसर होगा ऊंट। ठीक है, ऊंट है, एक जोड़ी है, दोनों का नाम जो है ना खम्मा और घनी ये रखा गया है। खम्मा और घनी ये नाम दिया गया है। तो आप इसको खम्मा और घनी के नाम से भी कह सकते हैं शुभंकर, या ऊंट भी कह सकते हैं। एक ऊंट है और उस जोड़ी का नाम है खम्मा और घनी। ठीक है, क्या है? खम्मा और घनी। राजस्थान, चूँकि वहाँ पर रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, तो उसी से जुड़ा हुआ है खम्मा और घनी। ठीक है, ये नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की थीम सॉन्ग क्या है? आंसर होगा पधारो मारो राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ये है थीम सॉन्ग, ये तय किया गया है। ठीक है, ये जो गान है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ऑफिशियल थीम सॉन्ग ये है, इसी को लॉन्च किया गया, इसको एंथम भी कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीत लिया है? आंसर होगा भारत। भारत ने जीत लिया है महिला कबड्डी। मतलब महिलाओं ने तो लगातार खिताब जीता है पिछले कई वक्त से। तो भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे उसको हराकर, यानी ताइवान को हराकर जो है ये खिताब जीता है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन तो अब बांग्लादेश, उसकी राजधानी ढाका में। ठीक है, तो पिछला भी आयोजन 2022 में हुआ था और भारत ने फाइनल में ईरान को हराया था और खिताब जीता था। इस बार भी जीत लिया है भारत ने। ठीक है, 2012 और 2025 दो खिताब भारत ने जीत लिए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप। अच्छा, पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप की भी जानेंगे। तो देखिए, भारत ने लगातार 3 जीत हासिल की हुई है, 2004, 2007, 2016 और 2025 वाला तो स्थगित हो गया था, अगले साल होना ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को नवंबर 2025 में जीआई टैग मिला है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दाव है और ये कई आदिवासी समुदायों के द्वारा बनाया जाने वाला एक दस्तकारी ब्लेड है। ये इस तरह का ब्लेड है और इसको जीआई टैग मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो खास वहाँ की पहचान है, और वो भी जो जनजातियाँ हैं वहाँ की, वो जो इस्तेमाल करती हैं इसको, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है दाव। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये लटका हुआ है दाव। ठीक है, समुदायों की पहचान भी है। तो जीआई टैग की घोषणा की गई है, जीआई टैग दे दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, चौना मेन नाम है उनका।
ठीक है, तो ये एक छोटी सी तलवार कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जरा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, माहेश श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हुआ है, तो इसका नाम क्या है? माहेश श्रेणी का ही है। ठीक है, एक्चुअली ये पहला नहीं है, लेकिन माहेश श्रेणी का ये पहला है। ठीक है, तो माहेश श्रेणी का इसका नाम क्या है पहला? तो आईएनएस माहे। अब इस श्रेणी का जो जहाज है ना, शेलो वाटर क्राफ्ट, ये बड़े जहाज़ों से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन जहाज ही होता है जो इस तरह का आप देख रहे हैं। तो ये जो पनडुब्बी है उन सब का पता लगा लेता है और उन सबको मार डालता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बड़े जहाज क्यों नहीं बनाए गए? बड़े जहाज भी हैं भारत के पास, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर है उसको कहते हैं, लेकिन ये शैलो वाटर क्राफ्ट जो है ना वो उथले पानी में चल सकता है। अब पनडुब्बी आया चुपचाप, छोटी पनडुब्बी होती है और वो समुद्र किनारे तट के पास वो चुपचाप मंडरा रहा है। अब बड़े जहाज तो समुद्र के नजदीक मतलब तट के पास जल्दी आ नहीं सकते, उसके लिए बड़े बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये उथले पानी में भी चल सकता है, मतलब जहाँ कम पानी है वहाँ भी ये चल सकता है और ये पता लगा सकता है कि यहाँ पर पनडुब्बी है। तो दुश्मन के पनडुब्बियों का खात्मा करने के लिए इसलिए हर तरह के जहाज की जरूरत पड़ती है नेवी को। ठीक है, तो माहे श्रेणी का ही है पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक ये शैलो वाटर क्राफ्ट कहेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ये सब आगे आने वाले वक्त में बन रहे हैं। तो ये तो नेवी में शामिल हो गया, फिर आगे जो आएगा वो मालवान होगा, मंगरोल होगा, मलपे होगा, मुल्की, मगदाला, मछलीपट्टनम, अजय, ये सब अभी निर्माणाधीन है और ये सब बन रहा है। और तो ये धीरे धीरे आने वाले वक्त में ये जो है ना वो इंडियन नेवी में शामिल होगा। और अच्छा, इन सब का डिज़ाइन कौन कर रहा है और निर्माण? कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड। कौन? कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड। 80% से ज़्यादा इसमें जो इक्विपमेंट है वो स्वदेशी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाया गया है? कौन बने हैं? आंसर होगा जस्टिस विक्रम नाथ। जस्टिस विक्रम नाथ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, उसके बाद मतलब सेकेंड मोस्ट सीनियर हैं। ठीक है, तो जी जो है ना नालसा, उसका जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है सेकेंड मोस्ट सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको नामित किया गया है, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, अब नालसा होता क्या है? तो ये है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका गठन ना समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था और इसके एक कानून है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसी के तहत इसको बनाया गया था ताकि जो विवाद हैं उसका सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके, लोक अदालतों का आयोजन हो सके। हर जिले में, आपके जिले में भी लोक अदालतें लगती होंगी, तो इन्हीं नालसा के अंतर्गत ही लगता है ये सब। ठीक है, मुफ्त में कानूनी सेवाएं देना मुख्य तौर पर ये काम है। और चीफ जस्टिस जो होते हैं देश के, वो संरक्षक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों को, महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी के सदस्य, औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, कंपन, इन सब के जो शिकार हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, हिरासत में व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इन सबको मुफ्त में कानूनी सहायता, वकील प्रोवाइड कराना, ये सब काम ये इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और करंट अफेयर्स के शानदार तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शार्प लर्निंग ऐप पर इसका PDF भी मिल जाएगा आज का। ओके, फ्री में होता है डेली का PDF। बाकी PDF के लिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, उसके लिए आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। ओके, बाय।